अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। ज़िक्र है 1902 का। मैं उस ज़माने में तारीख दौर से मुतल्लिक एक तहकीकी किताब लिखने में मसरूफ़ था। इस सिलसिले में मैंने तमाम मवाद जमा कर लिया था और अब इस तगो-दो में था कि शहर के हंगामों से दूर कोई ऐसी जगह मिले जहां सुकून से बैठकर ये किताब लिख सकूं। जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वाली एक एजेंसी ने जब न्यूयॉर्क टाउन के एक मकान कैनन हॉल का पता चलाया और मैं ये इमारत देखने गया तो मैंने उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया कि ऐसी अलग थलग और पुरसकून जगह आसानी से कहीं और नहीं मिल सकेगी। कैनन हॉल 3 मंजिला नहायत आलीशान कदीम तर्ज की इमारत थी और गुज़िश्ता 40 बरस से बिल्कुल खाली पड़ी थी। इसके चारों तरफ किसी ज़माने में नहायत पुरफिजा बाग होगा जो अब देखभाल ना होने के बायस भयानक जंगल में तब्दील हो चुका था। निचली मंजिल की खिड़कियां लंबी लंबी घास, खुदरो पौधों और झाड़ जनकार की कसरत से नजर आती थी। दीवारों पर स्याह रंग की काई की गहरी तह जमी हुई थी। कहीं कहीं से प्लास्टर भी उखड़ चुका था और खस्ता ईंटें अंदर से झांक रही थीं। लोहे के दरवाजे और उन पर लगी हुई सुलाखें जंग आलूद हो चुकी थीं। जा बजा मकड़ियों ने बड़े बड़े जाले तान रखे थे और हशरातुल अर्ज की भरमार थी। जब मैंने कैनन हॉल की इमारत सस्ते दामों खरीद ली और इसकी मरम्मत और सफाई का इरादा किया तो गांव का कोई भी शख्स इसके अंदर दाखिल होने को तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये इमारत खरीदकर सख्त गलती की है क्योंकि ये आसेब ज़दा है। अंधेरी रातों में उसके अंदर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर लोगों ने कसमें खाकर कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से एक भयानक शक्ल के आदमी को ऊपर की मंजिल में चलते फिरते देखा है। मैं ये किस्से सुनकर हंस देता और लोगों को समझाने की कोशिश करता कि ये सब वहम है, भूत प्रेत या आसेब का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन मेरी इन बातों का गांव वालों पर कोई असर न हुआ। आखिर मैंने शहर जाकर भारी मुआवजे पर चंद आदमी जमा किए और उन्हें साथ लाकर कैनन हॉल की सफाई और मुरम्मत करवाई। इस काम में 2 महीने लग गए। इस दौरान में कोई गैर मामूली वाक़या पेश न आया और मैंने किसी बदरू को ना देखा। लेकिन ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि कैनन हॉल को एक अजीब सोगवार और अजीब से माहौल ने जकड़ रखा था। लंबी गुलाम गर्दिशों और बड़े बड़े कमरों में हर वक्त उदासी छाई रहती। शायद इसकी वजह यह थी कि इस अजीम इमारत में रहने वाला सिर्फ एक ही शख्स था और वो मेरी ज़ात थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि गांव के लोगों को किसी तरह कैनन हॉल में आने और कुछ देर बैठने की दावत दूं, मगर हर शख्स ने वहां आने से इनकार कर दिया और मैं जिससे भी जिक्र करता वो फौरन अपने सीने पर उंगली से सलीब का निशान बनाता और चला जाता। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात डॉक्टर एल्बर्ट मॉरिसन से हुई और चंद दिन के अंदर हमारे तल्लुकात बेतकल्लफ़ी की हदों को छूने लगे। डॉक्टर मॉरिसन का मकान कैनन हॉल से कोई फरलांग दूर था और इस एतबार से वो मेरा सबसे करीबी पड़ोसी था। उसकी उम्र 80-82 बरस के लगभग थी, मगर सेहत नहायत अच्छी और मिजाज बेहद शगुफ्ता था। इस उम्र को पहुंचकर अक्सर बूढ़े बदमिजाज और चिड़चिड़े हो जाया करते हैं, लेकिन डॉक्टर मॉरिसन में ऐसी कोई बात न थी। वो जब भी मिलता खुश इखलाकी से पेश आता। 1-2 बार उसने मुझे अपने मकान पर बुलाया और खातिर तवाज़ो की। जब उसे मालूम हुआ कि मैंने कैनन हॉल ख़रीद लिया है और इसमें इमारत में मुस्तकिल तौर पर रहने का इरादा रखता हूँ तो उसने किसी हैरत का इजहार न किया, बल्कि मुझसे कहा कि ये मकान गुज़िश्ता 40 बरस से बेआबाद और वीरान पड़ा है। बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। मैंने कहा जी हाँ, ये इमारत मुझे पसंद आई और मैंने ख़रीद ली। उसकी सफाई और मुरम्मत वगैरह कराने में 2 महीने लगे हैं। आप किसी रोज़ तशरीफ़ लाइए और देखिए। मैंने ये बात डरते डरते कही थी क्योंकि एहसास था कि डॉक्टर मॉरिसन फ़ौरन आने से इनकार कर देंगे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे कैनन हॉल आने की दावत ना भी देते तब भी मैं ज़रूर आता। मैं खुद इस मकान में खासी दिलचस्पी रखता हूँ। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मेरा ख्याल था कि अब डॉक्टर मॉरिसन भूतों के किस्से छेड़ेंगे, लेकिन वो सर हिलाता अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ गया और उस पर बैठते हुए बोला, मैं कल शाम कैनन हॉल में ज़रूर आऊँगा। अगले रोज़ वो वादे के मुताबिक मेरे यहाँ आया। मैंने उसे निचली मंजिल के बड़े कमरे की हालत दिखाई। वो हैरत से इर्द गिर्द आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की हालत देखता रहा, फिर कहने लगा, आपने तो कमाल कर दिया, कैनन हॉल की हालत ही बदल डाली।
यकीन कीजिए, आज मैं 40 साल बाद यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्त कैनन का इंतकाल भी उसी ज़माने में हुआ था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि शायद ज़िंदगी में दोबारा यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा और ना इस जगह अब कोई शख्स रहेगा, मगर अजीब इत्तेफाक है कि मेरे ये दोनों नज़रिए गलत साबित हुए। डॉक्टर मॉरिसन ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया, ये एक दर्दनाक दास्तान है। ये दास्तान मैं पहले कितनी मरतबा गांव के मुख्तलिफ लोगों की ज़ुबानी सुन चुका हूँ। उसका खुलासा ये था कि कैनन हॉल के मालिक कैनन ने बाज़ पुरस्रार हालात के तहत गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी और अब उसकी रूह इमारत में भटकती फिरती है। मैंने डॉक्टर से कहा, जिस दास्तान की तरफ आप इशारा करते हैं वो दास्तान मैं गांव के तकरीबन हर फर्द की ज़ुबानी सुन चुका हूँ और अब मेरी दरख्वास्त है कि आप इस बारे में जो कुछ जानते हैं वो मुझे बता दीजिए। डॉक्टर मॉरिसन ने बेचैनी से पहलू बदला। चंद लम्हे तक उसकी नीली आंखें छत को घूरती रहीं, फिर उसने मध्यम लहजे में कहना शुरू किया, वाकया ये है कि असल हादसे का मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं और मैंने अब तक इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, शायद इसलिए कि इस बात पर कोई यकीन न करता, मगर आप साहिब इल्म व फजल हैं, इसलिए आपको बता देने में कोई हर्ज नहीं। यूं भी इस राज को 40 साल से मैं अपने सीने में दफन किए हूँ। अब वक्त आ गया है कि इस राज को अपने सीने की कब्र से निकाल कर आपके सामने रख दूं, क्योंकि आप कैनन हॉल के मालिक बन चुके हैं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने उंगली से छत के एक रोशनदान की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो जगह है जहां बदनसीब कैनन ने रस्सा बांधा और अपने गले में फंदा डालकर खुद को मौत के हवाले कर दिया। जहां तक उसकी रूह का ताल्लुक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो इमारत में भटकती फिरती है या उसे सुकून मिल गया, लेकिन 40 बरस पहले जो वाक़या यहाँ हुआ उसकी तफसील ये है कि 18वीं सदी के आगाज़ में कैनन के वालिद ने अजीम इमारत खुद बनवाई थी। जब उसका वालिद वफात पा गया तो कैनन उसका मालिक बन गया। अजीबो गरीब जहनीत का मालिक था कैनन। उसकी शख्सियत का अल्फाज की मदद से नक्शा खींचना मेरे लिए मुश्किल काम है। कभी जोश और ग़िज़ो ग़ज़ब की तस्वीर नजर आता और कभी बिल्कुल मस्कीन बकरी की तरह। बचपन में उसे पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, खेल कूद से भी कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। अपने हम जमात बच्चों को पीटना उसका महबूब मशगला था। कई बार मैं भी उसके हाथों ज़ख्मी हुआ। जब वो जवान हुआ तो बहुत मजबूत हाथ पाँव का मालिक था। अब वो दुनिया की सैरो सेहत के मंसूबे बनाने लगा जो कभी पाया तकमील तक ना पहुँचे। उसने कितनी बार मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक तवील बहरी सफ़र करना चाहता है। फिर उसने कहा कि वो दुनिया की मशहूर दरसगाहों में दाखिल होकर तालीम हासिल करेगा, मगर इस पर भी उसने अमल नहीं किया। उन्हीं दिनों उसकी शादी हेलन नाम की एक हसीन लड़की से हो गई। वो इसी गांव की रहने वाली थी। निहायत खामोश और संजीदा मिजाज, गुस्सा उसमें नाम को नहीं था। कैनन और हेलन की ये शादी कामयाब साबित ना हुई। दोनों की तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नतीजा ये निकला कि अलहदगी हो गई। इस वक्त कैनन की ज़िंदगी में एक और इनकलाब आया। उसने कैनन हाल से बाहर निकलना छोड़ दिया। दिन रात अपने कमरे में पड़ा रहता। ये हालत देर तक रही। फिर वो बाहर निकलने लगा। किसी रोज़ मौसम अच्छा होता तो वो घोड़े पर बैठकर सैर की गर्ज से इधर उधर चला जाता या झील पर जाकर मछली का शिकार करता। कभी कभी गांव में आकर लोगों से बातचीत भी करता, लेकिन बर्फबारी के ज़माने में वो हफ्तों क्या महीनों कभी घर से बाहर न निकला। और इसी कमरे में जहां इस वक्त हम बैठे हैं, आतिशदान के पास आराम कुर्सी में धंसा कोई किताब पढ़ता रहता। आतिशदान के बारे में उसने नौकरों को सख्ती से कह रखा था कि इसमें किसी भी लम्हे आग मद्धम नहीं पड़नी चाहिए, और अगर इस मामले में गफलत हो जाती तो वो नौकरों पर बुरी तरह बरस पड़ता, गालियां देता और बाज़ औक़ात तो हाथ चलाने से भी बाज ना आता। शायद इसकी वजह यह थी कि उसके अंदर भी आग भड़क रही थी और वो आतिशदान में लपके हुए शोलों को देखकर तस्कीन हासिल करता था। मैंने कहा, आपका ख्याल सही है। डॉक्टर मॉरिसन ने कहा, बहरहाल आप किस्सा सुनिए। कैनन के अलावा कैनन हॉल में एक और अजीब शख्सियत भी थी। उसका नाम था क्योर। ये शख्स कैनन का ज़ाती खादिम होने के साथ साथ खानसामा भी था और माली भी। इसके अलावा दूसरे मुलाजमों की निगरानी भी क्योर के ही सपुर्द थी। क्योर के बारे में किसी को कुछ मालूम न था कि वह कौन है, कहाँ से आया है। अपने बारे में उसने कभी किसी को कुछ न बताया। गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाया करते, लेकिन क्योर ने कभी ज़बान न खोली। बिला ज़रूरत वो किसी से बात नहीं करता था और गैर मुतल्लिका सवालों को यूं नज़रअंदाज कर देता जैसे उसने कभी सुना ही नहीं। पहले पहले मुझे बावरचन की ज़ुबानी मालूम हुआ कि क्योर नाम का एक शख्स कैनन हॉल में मुलाजिम रखा गया है।
जिसकी हरकतें बड़ी पुरस्कार हैं। फिर एक रोज मैंने क्योर को देखा। उन दिनों कैनन का मूड अच्छा था। उसने गांव की चंद सरकर्दा अफराद को कैनन हाल में रात के खाने पर बुलाया था। क्योर उधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी था। धंसी हुई जर्द आंखें, मुड़ी हुई नाक और पतले पतले होंठ। जब वो चलता तो उसके पैरों की आहट सुनाई न देती। खाने के दौरान में वो कई मर्तबा कमरे में आया, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी किसी से न कहा। अगर कोई मेहमान उससे मुखातिब होकर किसी चीज़ की फरमाइश करता तो क्योर अदब से गर्दन झुकाकर तामील करता। मैंने देखा वो अपने फ़राइज़ बड़ी खुशनसीबी से अंजाम दे रहा था और हत्तल इम्कान किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। कैनन ने भी उसकी तारीफ में चंद अल्फाज मेहमानों से कहे, लेकिन मैंने अंदाज़ा किया कि अंदरूनी तौर पर कैनन उस शख्स क्योर को पसंद नहीं करता और किसी कदर उससे खाइफ रहता है। उस रोज़ कैनन ने मुझे बताया कि क्योर की बीवी मर चुकी है और वो अपने 2 लड़कों को लेकर कैनन हाल में मुलाजमत के लिए आया है। बड़े लड़के टॉम की उम्र 12 साल और छोटा लड़का हेनरी 10 साल का था। क्योर ने उन लड़कों पर कोई पाबंदी न लगाई, चुनाचे ये बच्चे गांव के लड़कों में जाकर खेलते और बहुत जल्द सब में घुल मिल गए। सर्दियों की एक तारीख रात थी और बहुत सर्द रात थी जब इस खौफनाक हादसे का आगाज हुआ जिसने कैनन की जिंदगी तलख कर दी। हेलन को अलग हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे और कैनन अंदर ही अंदर खौल रहा था। इस कैफियत को तमाम नौकरों ने भांप लिया था और वो कोशिश करते थे कि कैनन के सामने जाने का ज्यादा मौका ना मिले। गालिबन इस चीज़ को सामने रखकर क्योर ने अपने दोनों लड़कों की ड्यूटी लगाई थी कि कैनन के कमरे में आतिशदान की आग मद्धम न होने दें। उस रात जब कैनन सोने के लिए इस कमरे में आया तो उसने देखा कि लैंप बुझा हुआ था और आतिशदान भी कुछ ज़्यादा रोशन नहीं है। क्योर का एक लड़का आतिशदान के करीब खड़ा लोहे की सुलाख से राख कुरेद रहा था। कैनन का पारा चढ़ गया। उसने आगे बढ़कर लड़के को इस जोरदार तमाचा मारा कि बदनसीब लड़का चकराकर आतिशदान में गिरा। उसका सर पत्थर की दीवार से टकराया। कैनन ने चीख कर कहा, जल्दी से आतिशदान में कोयले झोंको और लैंप जलाओ, मगर लड़के ने कोई हरकत न की। तब कैनन ने ठोकर मारकर लड़के को उठाने की कोशिश की, मगर उसने तब भी हरकत न की। ये देखकर कैनन गीज़ो गज़ब से कांपता बाहर निकला और उसने देखा कि बरामदे में क्योर खड़ा है। ये क्या तमाशा है? कैनन चिल्लाया, आतिशदान सर्द पड़ा है और लैंप भी बुझा हुआ है, जाओ अपने लड़के की खबर लो। मैंने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा तो वो आतिशदान के पास लेट गया और अब मकर किए पड़ा है। क्योर ने एक लफ्ज़ न कहा और उसके कमरे में दाखिल हो गया। चंद मिनट बाद वो आहिस्ता चलता हुआ अपने आका के पास आया और पुरसुकून लहजे में बोला, जनाब मेरा लड़का टॉम मर चुका है, उसने दम तोड़ दिया है। कैनन दहशत से चिल्ला उठा, खुदा की पनाह, क्या वो मर गया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सरकार के टॉम मर चुका है। क्योर ने फिर उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे डिनर तैयार हो जाने का ऐलान कर रहा हो। कैनन के औसाफ जवाब दे गए। देर तक कोई लफ्ज़ उसके मुंह से ना निकल सका। वो पलक झपके बगैर क्योर को देखता रहा, फिर धड़म से ज़मीन पर गिरा। क्योर ने उसे संभाला और उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। कैनन की हालत गैर थी। उसने रोते हुए कहा, खुदा के लिए क्योर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लड़के को जानबूझकर नहीं मारा। मुझे क्या खबर थी कि हाथ लगाते ही वो आतिशदान में जा गिरेगा। क्योर ने इत्मीनान से जवाब दिया, सरकार जो होना था वो तो हो गया, अब आप कोई रंज ना करें। टॉम मेरा लड़का था और मैं सारा मामला संभाल लूँगा। अब आप यहाँ आराम करें और किसी से इस बारे में कुछ ना कहें। कैनन को वहीं छोड़कर क्योर उसके कमरे में गया और लड़के की लाश को उठाकर उस जगह ले आया जहाँ वो रहा करता था। फिर उसी रात क्योर ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई, लाश उसमें रखी और अपने दूसरे लड़के को साथ लेकर चला गया। 3 हफ्ते गायब रहने के बाद वो वापस कैनन हाल में आया और कैनन को बताया कि उसने टॉम को उसकी माँ की कब्र के पास दफन कर दिया है और दूसरे लड़के हेनरी को बाज़ रिश्तेदारों के सपुर्द कराया है। कैनन ने बहुत पूछा कि तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं, ताकि हेनरी के कुल अखराजात वहाँ भेजे जाएं, मगर क्योर ने अपना मुंह सख्ती से बंद कर लिया और कुछ न बताया। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते रहे। क्योर दूसरे तीसरे हफ्ते छुट्टी लेता और किसी नामालूम मुकाम पर चला जाता। 2-3 दिन बाद वापस आता और खामोशी से अपने काम में लग जाता। कैनन का ख्याल था कि वो अपने बेटे हेनरी को देखने जाता है। एक दिन खिलाफे मामूल कैनन मेरी मकान पर आया। मैं उस वक़्त बाहर बरामदे में बैठा पाइप पी रहा था। चंद लम्हे इधर उधर बातें करने के बाद वो खामोश हो गया। मैंने देखा वो खासा फिक्रमंद है। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था।
इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो अचानक बोल पड़ा, डॉक्टर मॉरिसन, क्या आपको मालूम है कि क्योर का लड़का टॉम मर गया? मैंने हैरान होकर पूछा, कब, कैसे? वो कहने लगा, मामूली सा हादसा था, मैंने उसे थप्पड़ मारा, वो आतिशदान में गिरा और मर गया। ताज्जुब है, लेकिन ये हादसा कब पेश आया? कोई 6 महीने पहले। 6 महीने, मगर आपने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? जिक्र करने से भला क्या फ़ायदा? अरे बंदा खुदा, हम लोग कम अज़ कम क्योर से चंद ताज़ियती कलमात ही कह देते। ठीक है, लेकिन क्योर ने खुद मुझसे कहा था कि इस हादसे का जिक्र किसी से न करूं। वो टॉम की लाश यहाँ से ले गया और किसी जगह दफनाया। और हेनरी कहाँ है? क्योर उसे चंद रिश्तेदारों के सुपुर्द कराया है। खुदा रहम करे, मैंने कहा। बेचारे क्योर के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। यकीनी बात है, लेकिन ज़ाहिर उसे कोई गम नहीं। हस्बे मामूल अपने काम में लगा रहता है। हमारे दरमियान बस इतनी बात होती है। इसके बाद कैनन चला गया। मैं काफ़ी देर तक क्योर के बारे में सोचता रहा और कैनन के बयान की सदाकत पर गौर करता रहा। ये बात समझ में न आती थी कि आखिर हादसे के 6 महीने बाद कैनन को ये ख्याल क्यों आया कि वो मुझसे इस बात का जिक्र करे। बहरहाल मैंने गांव में किसी से इस बारे में बात न की। 2 महीने गुजर गए। एक रात मेरे मकान के आगे घोड़ा गाड़ी रुकी। उसका दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि कैनन बाहर आ निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे खादिम ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कमरे में लाया। पानी के 2 गिलास पी लेने के बाद उसके हवास कुछ दुरुस्त हुए। डॉक्टर मॉरिसन, माफ़ करना, मैंने बेवक्त आपको जहमत दी, मगर खुदारा मुझे ये बताओ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं फरेब नजरी का शिकार हूँ? मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपके एसाब खासे मजबूत हैं। फिर ये क्या माजरा है कि मुझे भूत नजर आते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा। ये मुस्कुराहट बिल्कुल बेजान और बेअसर थी। मैंने आंखें फाड़ कर कहा, क्या मतलब भूत? मैं इन वाहियात बातों में वक्त ज़ाया नहीं करता। कैनन अपनी जगह से उठा और उसने मेरा बाजू सख्ती से थाम कर कहा, मगर डॉक्टर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, इसमें कोई झूठ नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से खौफ झलक रहा था। मैंने कैनन को दोबारा कुर्सी पर बिठाया और पूछा, आपने क्या देखा? टॉम को, क्योर के लड़के टॉम को, पिछली रात को। कहाँ, किस जगह? अपने मकान कैनन हॉल में। कैनन ने जवाब दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर सिसकियां लेने लगा। डॉक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही था। कैनन हॉल तो बहुत बड़ी इमारत है। आपने टॉम को किस जगह देखा? वो कहने लगा, अपने कमरे में आतिशदान के पास। मैंने कहा, वो वहाँ क्या कर रहा था? चुपचाप बेहिस्सो हरकत खड़ा था। और आप उस वक्त कहाँ थे? मैं घोड़े को अस्तबल में बंधवा कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। क्योर मेरे साथ था। जब मैं कमरे की बड़ी खिड़की के सामने पहुंचा, जहां ऊंचे ऊंचे पौधे लहलहा रहे थे, तो अचानक क्योर के हलक से हल्की सी चीख निकली। वो इन पौधों पर झुका और चंद सफेद रेशमी धागे उठाकर मेरे पास लाया। मैंने पूछा, ये क्या चीज़ है? तब उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, सरकार, ये उस कपड़े के धागे मालूम होते हैं जिसमें मैंने अपने बड़े लड़के टॉम को कफन पहनाकर दफनाया था। एन उसी लम्हे मेरी निगाह खिड़की में से होकर अपने कमरे में गई और मैंने देखा कि आतिशदान के करीब टॉम खड़ा मुझे घूर रहा था। खौफ के मारे मेरा जिस्म पत्थर का हो गया। ये कैफियत सिर्फ चंद लम्हे रही। उसके बाद मैंने क्योर से कहा कि आतिशदान के नज़दीक टॉम खड़ा है। ये सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा, फिर कमरे में गया और कहने लगा, सरकार, वहाँ तो कोई भी नहीं है। कैनन की ज़ुबानी ये किस्सा सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। कुछ समझ में न आता था कि क्या मामला है। मैंने उसे दिमागी ताकत की एक दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा देकर रुखसत कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि कैनन अपने ज़मीर की मलामत के बायस परेशान है और टॉम की शक्ल उसकी आंखों के सामने घूमती है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता गुजरा होगा कि कैनन दोबारा मेरे पास आया। इस मर्तबा उसकी हालत पहले से भी अबतर थी। चेहरा हल्दी की मानंद जर्द था और वो खुश तिनके की तरह कांप रहा था। कुर्सी पर बैठते उसने हाँफते हुए कहा, डॉक्टर, पिछली रात मैंने उसे फिर देखा है। मैं डाइनिंग रूम से गुजर रहा था कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। डाइनिंग रूम के दरवाजे के साथ ही सीढ़ियां हैं। जब मैंने निगाह उठाई तो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर टॉम खड़ा मुझे घूर रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें तारों की मानंद चमक रही थीं और सर एक तरफ झुका हुआ था। उफ खुदाया, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। मैं बेख्तियार चीखता हुआ वहां से बावर्ची खाने की तरफ भागा। बावर्ची खाने में इस वक्त बावर्चन अपने हाथों में शोरबे का भरा हुआ बर्तन लेकर आ रही थी। उसने मुझे इस हाल में देखा तो बर्तन उसके हाथ से छूट गिरा। मैंने क्योर को उसके क्वार्टर में पाया। वो फौरन मेरे साथ डाइनिंग रूम में आया, लेकिन इतने में टॉम वहां से गायब हो चुका था। क्योर कहने लगा, यहाँ तो कोई नहीं।
मगर मैंने कस्में खाकर कहा, अभी चंद लम्हे पहले मैंने सीढ़ियों पर टॉम को देखा है। मैंने कैनन को गरम गरम कहवे की एक प्याली पिलवाई, तब उसे कुछ सुकून हुआ। फिर कहने लगा, डॉक्टर खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। मैं वाकई उस मासूम बच्चे का कातिल हूँ, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। वो इत्तफाकी हादसा था। अब उसकी रूह जिंदगी भर मुझे सताती रहेगी। मैंने कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप कैनन हॉल में रहना छोड़ दें? कैनन ने कहा, यह ख्याल मेरे जहन में आया था। इसमें कई कबाहतें हैं। पहली बात तो ये कि गांव वाले बातें करेंगे, और दूसरी ये कि मैं कहीं और चला जाऊं तो टॉम की रूह वहां भी मेरा पीछा करेगी। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मेरे पास दरअसल उसे तसल्ली देने की कोई सूरत ना थी। अगले रोज मैंने कैनन हॉल जाने का इरादा किया। इसका मकसद की ओर से दो बातें करना था। जब मैं घोड़ा गाड़ी से उतरकर उन क्वार्टरों की तरफ चला जिनमें नौकर रहते थे, तो मैंने देखा कि और सहन में लकड़ियां चीर रहा था। जो ही उसकी आंखें मेरी दो चार हुई, मैंने देखा कि वो मेरी आमद से खुश नहीं हुआ, बल्कि निहायत बेजारी से जल्दी जल्दी कुल्हाड़ा चलाने लगा। मैं चंद में उसके पास खड़ा रहा। जब उसने कोई तवज्जो ना दी, तब मैंने ढीठ बनकर कहा कि और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसने तलख लहजे में कहा, मॉरिसन, बात करो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि मैं मिस्टर कैनन का पुराना दोस्त हूँ, बल्कि उनका ज़ाती मौलिज भी हूँ। आजकल मिस्टर कैनन जहनी तौर पर बहुत परेशान है और मुझे उनकी जिस्मानी सेहत की तरफ से खतरा लाक रहता है। क्या तुम बता सकते हो कि इसकी वजह क्या है? मुझे मालूम है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मिस्टर कैनन से ही पूछिए, क्योर ने कहा। गुज़श्ता 3 महीने से मिस्टर कैनन हाल में किसी बदरू को देख रहे हैं। उसका जिक्र उन्होंने मुझसे भी किया है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने किसी बदरू को नहीं देखा और ना मुझे इन बातों में दिलचस्पी है। मैं खून के घूंट पीता हुआ चला आया। क्योर ने बहुत बदतमीजी के साथ मेरे साथ बात की थी। उसकी बदतमीजी की खबर अगर मैं कैनन को देता तो वो न जाने उसके साथ क्या सलूक करता, लेकिन मैंने जुबान बंद रखना मुनासिब समझा। चंद रोज बाद मैं सुबह सुबह कैनन हॉल की तरफ गया। घोड़ा गाड़ी से उतरकर वसी लान में दाखिल हुआ था कि एक जानिब कैनन ऊंधे मुंह पड़ा दिखाई दिया। नरम गीली जमीन पर उसके जूतों के निशान भी फैले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था वो किसी के पीछे भाग रहा था कि ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैंने उसे अपने कोचबान की मदद से उठाया। वो बेहोश हो गया था। नब्ज बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। इतने में कैनन हॉल के कई नौकर आ गए और वो अपने आका को उठाकर बड़े कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद कैनन ने आंखें खोल दी। वो बरसों का मरीज दिखाई देता था, ऐसा मरीज जिसके जिस्म से खून का कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसने हल्की सी आवाज में कहा, डॉक्टर मॉरिसन, मैंने कल रात फिर उसे देखा था। मैं अपनी ख्वाबगाह में गया और बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ा ही था कि दरवाज़ा जोर से खुला और टॉम खड़ा दिखाई दिया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसका चेहरा संगे मरमर की तरह सफ़ेद मगर बेजान नजर आता था। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थी और उनसे नाकाबिले बयान नफरत और हकारत का इजहार होता था। दहशत से मेरी चीख निकल गई। फिर मैंने सीढ़ियों में से किसी के उतरने की आवाज़ सुनी। मैं बिस्तर से निकला और सोचे समझे बगैर सीढ़ियों की तरफ गया। वहाँ कोई नहीं था। उस वक्त मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं लॉन में आया तो कुछ फासले पर एक साया सा नजर आया। मैं उसकी तरफ लपका मगर ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके बाद होश आया। इसका मतलब है कि आप सारी रात बाहर लॉन में बेहोश पड़े रहे हैं। जी हाँ। क्योर कहाँ है? वो तो कल दोपहर से कहीं गया हुआ है, आज दोपहर तक आएगा। 2 घंटे बाद पता चला कि क्योर आ गया है और इस वक्त अस्तबल में है। मैं उसके पास गया और अभी कुछ कहने भी ना पाया था कि वो मुंह फेर कर चल आया। इस हादसे के बाद मैं फिर कैनन हॉल ना गया। कैनन से कभी कभार गांव में मुलाकात हो जाती। टॉम की रूह बदस्तूर उसे परेशान कर रही थी। मैंने देखा कि कैनन सूख कर कांटा हो रहा है। उस पर दीवानगी सी तारी रहने लगी। अक्सर शहनासाओं के करीब से गुजर जाता और उन्हें ना पहचानता। फिर टॉम की मौत के ठीक 1 साल बाद मैंने सुना कि कैनन ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। कैनन के मरते ही कैनन हॉल के मुलाजिम एक एक करके वहां से चले गए। क्योर भी जा चुका था। उसके बाद कैनन हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में तरह तरह की कहानियां मशहूर होने लगीं। कैनन हॉल को आसेब ज़दा करार दे दिया गया। कैनन कोई मामूली आदमी नहीं था। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि उसके एहसास फौलादी थे। भूत प्रेत पर उसका एतमाद नहीं था और ना वो फरेब नज़र का शिकार हो सकता था। फिर ये क्या बात थी जिसने कैनन को इस अंजाम तक पहुंचाया? फुर्सत के लम्हात में मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। कैनन की मौत को 6 महीने गुजर गए।
एक रोज दोपहर के वक्त मैं घूमता फिरता कैनन हॉल की तरफ जा निकला। तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। मैं इमारत के चारों तरफ घूमा और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अस्तबल का दरवाज़ा खुला पड़ा है। मैं अंदर चला गया। हर तरफ गर्द ही गर्द थी और मकड़ियों के जाले तने हुए थे। घोड़ों के बेकार साज, लोहे के नाल और अंबार लगे हुए थे। मैं वापस आने ही वाला था कि अचानक मेरी निगाह एक सीढ़ी पर गई जो अस्तबल के गोशे में उस पत्थर ने टॉम क्योर की रूह और कैनन की खुदकुशी का राज फाश कर दिया। कब्रिस्तान से वापस आकर मैंने लोगों से क्योर के बारे में पूछा कि कोई उसे जानता है। तकरीबन हर शख्स ने इकरार किया कि क्योर को कौन नहीं जानता। वो इसी गांव का रहने वाला था, मगर अब बहुत दिन से नामालूम कहाँ है। जब उसकी बीवी 2 लड़कों को छोड़कर इंतकाल कर गई तो क्योर अपने लड़कों को लेकर कहीं चला गया। फिर अरसे बाद वो अपने एक लड़के की मैयत लेकर गांव में आया और अपनी बीवी की कब्र के पास दफना दिया। उस लड़के के बारे में गांव वालों को बताया कि वो एक हादसे में मर गया था। चंद रोज गांव में रहने के बाद वो दूसरे लड़के को लेकर वापस चला गया। 1 साल बाद फिर लड़के के साथ वापस आया और बताया कि उसका आका खुदकुशी करके मर गया है। सब ने अफसोस का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि क्योर अब यहीं रहेगा, लेकिन वो फिर कहीं चला गया और अब तक लौट कर नहीं आया। इस मरहले पर मैंने डॉक्टर मॉरिसन की बात काटी और कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्योर के गांव वालों ने कहा कि वो लड़के को लेकर वापस चला गया है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर मॉरिसन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, यही तो दरअसल राज है। कैनन हॉल और इसके नवाह में रहने वाले लोग भी यही जानते हैं कि क्योर दूसरे बेटे हेनरी को अपने गांव छोड़ आया है, मगर ये बात सही न थी। हेनरी बिलाशुबा अपने बाप क्योर के साथ गया था, लेकिन वो जिंदा नहीं था, बल्कि क्योर हेनरी को दफन करने गया था और वो उस लड़के की कब्र थी जिसे मैंने देखा। पत्थर पर हेनरी क्योर का नाम, उम्र और तारीख वफात दर्ज थी। इसका मतलब है कि कैनन हॉल में कैनन के हाथों जो लड़का मारा गया वो टॉम नहीं बल्कि हेनरी था। मैं हैरत से डॉक्टर मॉरिसन का मुंह देखने लगा। खुदा की पनाह, इसके मैंने ये हैं कि जी हाँ, इसके मैंने ये हैं कि क्योर ने निहायत उम्दा नाटक रचाया था। आपको याद होगा कि कैनन ने जब लड़के को तमाचा मारा और वो आतिशदान में जा गिरा तो उस वक्त कैनन ने लड़के की शक्ल ना देखी थी, और जब वो मर गया तब भी कैनन उसकी सूरत देखने ना पाया। जब उसने क्योर से इस हादसे का जिक्र किया और वो कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि हेनरी मरा पड़ा है, और इस मुख्तसर से वक्फे में ही क्योर ने अपने आका से इंतकाम लेने की अनोखी तदबीर सोच ली। उसने बाहर आकर कैनन को बताया कि टॉम मर गया। फिर वो हेनरी की लाश लेकर अपने गांव चला गया और टॉम को भी साथ ले गया। कुछ अरसे बाद वो टॉम को लेकर वापस आया और उसे अस्तबल में बनी हुई खुफिया कोठरी में छुपा दिया। फिर उसने लड़के को पढ़ाकर बदरू में तब्दील कर दिया और यूं 1 साल तक उन्होंने कैनन को अजाब में मुब्तला किए रखा, हत्ता कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। ये है इस कैनन हॉल की असली दास्तान और इसका असली आसेब, जो कि 40 बरस से इस गांव में मशहूर है। डॉक्टर मॉरिसन की अनोखी कहानी सुनकर मैं परेशान हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।